काशीपुर गांव में बिरजू और रमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। बिरजू बहुत ही मेहनती था, लेकिन रमेश आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह बिरजू, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितने बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर बिरजू वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद रमेश भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे रमेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। रमेश बेटा, तुम्हारे पास में 5 एकड़ जमीन है ना, तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई हैं। क्यों रमेश बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो बिरजू है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है, पर उसकी जमीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत है वहां के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहा? मेरे दोस्त बिरजू के खेत में इस बार 150 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। फिर शाम को रमेश अपनी फसल बेचकर अपने घर जाता है। घर पहुंचकर रमेश फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जब आपका मन होता है आप तभी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे तो भाग्यवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वो सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूँ? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और बिरजू के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर बिरजू की जमीन 5 एकड़ है तो आप पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो, और बिरजू से कहो कि हम दोनों मिलकर पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही बिरजू के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। मुझे जहां तक पता है बिरजू मेरी इस बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रमेश अपने दोस्त के यहाँ जाता है। और भाई बिरजू, कैसे हो? रमेश भाई, मैं अच्छा हूँ, और तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? बिरजू अपन दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जमीन को बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर पूरे 5 एकड़ वर। हाँ हाँ रमेश भाई, खरीद लो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपन दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें। इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ रमेश भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो हम सेठ धीरज दास के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ धीरज दास की है। फिर वह दोनों सेठ धीरज दास के पास चले जाते हैं। सेठ जी, बिरजू के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है? लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो ना? दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और बिरजू के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ ही है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ ही है, तो फिर आप मुझसे 5,000 रुपए और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई रमेश, जमीन के समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 रुपए दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 5,000 रुपए और ले लेना, लेकिन आप वह जमीन मुझे दे दो। फिर रमेश सेठ धीरज दास से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद, सुनो भाई रमेश, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा,
इसीलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई बिरजू, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 12 दिन के लिए उनके यहाँ जाना पड़ेगा। और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ रमेश भाई, यह बात तो सही है। वह तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहां चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद रमेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता है और इस बात से बिरजू बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, रमेश अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत होइए, वो जब तक नहीं आ जाते मैं आपके साथ काम करवा लेती हूँ। फिर अगले ही दिन बिरजू अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेतों में हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद बिरजू रमेश के यहाँ जाता है। भाई रमेश, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है। मैं सोच रहा हूँ अपन दोनों मिलकर बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बना ले। अगर अपन पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। लेकिन बिरजू भाई, आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ भाई, इस समय में तुम्हें ऐसा कौन सा काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है रमेश भाई, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। फिर रमेश अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। यह करके मैंने सही किया, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो रमेश भाई? तुम चिंता मत करो, मैंने कहा मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चिंत होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। फिर रमेश अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। दूसरी ओर बिरजू बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। रात होने पर सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त रमेश घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में काम होता है वो कोई न कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वह जानबूझकर बहाना बनाता है और चला जाता है। यह तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो। वह मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। रमेश भाई, चलो आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ साली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो बिरजू भाई, आज हम अपनी फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। फिर वह दोनों खेत में चले जाते हैं। वो पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है रमेश भाई, अब अपने सारी फसल की बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूं। तुम अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में रखकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो अपन इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर रमेश सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, बिरजू उसकी शाली की शादी में गया है और कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेचने जाएंगे। चलो ये तो अच्छा है कि सारी बोरी आप यहाँ लेकर आए हो।
मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ, क्या तरकीब है? और यहाँ पूरी फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला और इन सारी बोरियों को अपन अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दें तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपन बिरजू को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर रखी थीं और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वह कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से बच रहा था और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भाग्यवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतार कर घर के बाहर ही रख दीजिए ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरियां आपने घर के बाहर रखी हैं। फिर रात होने पर अपन दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी सभी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर बिरजू रमेश के यहाँ आता है। अरे रमेश भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज अपन उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ बिरजू भाई, चलो। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे रमेश भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ पर है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने सारी बोरियां कल शाम को यही लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर अपन मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गईं। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गईं? हाँ, ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियों को भला कौन लेकर जाएगा? रमेश भाई, तुमने क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बिरजू भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारा अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर वह बोरियां जैसे हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। चोर अपन दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। अपन दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चलो ठीक है रमेश भाई, मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू वहां से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतनी उदास नजर आ रहे हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें? फिर बिरजू अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। अरे हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कब तक ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा? घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा? फिर बिरजू सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे, ये तो सोने चांदी से भरा मटका है। यह तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर बिरजू अंदर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप मेहनती इंसान हो और मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर, सुनो जी, आज रात को इस फसल को हम मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अपन ऐसा ही करेंगे। रात होने पर रमेश और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी फसल की सभी बोरियां खराब हो चुकी है। अरे ये क्या हो गया? अपन ने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को अपने हिस्से में मिलने वाला था, अब तो वो भी नहीं मिलेगा, चला गया। अब अपने हाथ से सब कुछ। अब क्या करेंगे अपन दोनों? हमारा सब बर्बाद हो गया। तो दोस्तों,
हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ ही बुरा होता है। बिरजू बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।